कभी सोचा है कि ऐसी चीजों को कैसे मापा जा सकता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते? आज हम परमाणु के आकार की इसी रहस्यमय दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो चलिए इस कमाल की पहेली को सुलझाते हैं। स्कूल की किताबों में एटम एक छोटी सी गोल गेंद जैसा दिखता है ना, पर हकीकत में कहानी कुछ और ही है। वो एक धुंधले बादल की तरह है जिसका कोई पक्का किनारा होता ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि किसी धुएं के गोले को कोई कैसे नाप सकता है। यही से हमारी जासूसी शुरू होती है। तो आज हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि एटम का किनारा धुंधला क्यों है। फिर ये जानेंगे कि वैज्ञानिक बंधे हुए परमाणुओं को कैसे मापते हैं। उसके बाद हम आवर्त सारणी के छिपे हुए पैटर्न को समझेंगे और आखिर में उस जबरदस्त ब्रह्मांडीय रस्साकशी को देखेंगे जो इस सब को कंट्रोल करती है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जरूरी है कि हम सब एक ही बात समझ रहे हों। मतलब, जब हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। चलिए पहले इसे ही समझ लेते हैं। किताबों के हिसाब से तो परिभाषा यही है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा मजेदार नियम है। हम कभी भी पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक कहाँ है। वो एक पल यहाँ तो अगले ही पल कहीं और हो सकता है। तो भला कोई ऐसी दूरी कैसे माप सकता है जो लगातार बदल रही हो? तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। वे एक अकेले एटम को मापने की कोशिश करने के बजाय दो बंधे हुए परमाणुओं के न्यूक्लियस यानी केंद्र के बीच की दूरी को मापते हैं। ये एक फिक्स्ड, नापने लायक दूरी है और यहीं से हमें एटम के आकार का एक बहुत अच्छा अंदाजा मिल जाता है। जरा सोचिए, जैसे हम अलग अलग मौकों पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसे ही परमाणु भी अलग अलग तरह के रिश्ते मतलब बॉन्ड्स बनाते हैं और हर रिश्ते में उनका आकार थोड़ा सा बदल जाता है। चलिए एक नज़र उनके इस वार्डरोब पर डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब दो क्लोरीन परमाणु हाथ मिलाते हैं, मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होती है 198 पिकोमीटर। अब ये पिकोमीटर होता कितना छोटा है? इतना कि अगर 1 मीटर के 1 खरब टुकड़े किए जाएं तो उसका एक टुकड़ा होगा 1 पिकोमीटर। तो इसका आधा यानी 99 पिकोमीटर क्लोरीन का कोवैलेंट रेडियस है। इसी तरह जब हम धातुओं को देखते हैं तो उनके परमाणु एक जाली जैसी बनावट में एक दूसरे से बिल्कुल सटकर पड़ोसियों की तरह रहते हैं। यहाँ पर दो पड़ोसी परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा मेटालिक रेडियस कहलाता है। और अब आता है असली ड्रामा। आयोनिक रेडियस तब की कहानी है जब कोई परमाणु या तो एक इलेक्ट्रॉन खो देता है या फिर पा लेता है। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ आकार में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो छोटा हो जाता है। सोचिए, जैसे एक टीचर कम बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे सकता है, ठीक वैसे ही नाभिक बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को और कसकर खींचता है। और अगर कोई परमाणु एक और इलेक्ट्रॉन अपना लेता है तो वो बड़ा हो जाता है, जैसे एक भरी हुई बस में और जगह बनानी पड़ती है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक चुंबक कुछ लोहे की कीलों को खींच रहा है। अगर एक कील हटा दी जाए तो चुंबक बाकी बची कीलों को और भी ज्यादा मजबूती से खींचेगा। ठीक यही कैटायन के साथ होता है। और आखिर में आता है वैन डर वाल्स रेडियस। इसे परमाणुओं का पर्सनल स्पेस समझ सकते हैं। ये परमाणु दोस्त नहीं है, बस एक दूसरे के बगल में खड़े हैं बिना किसी बॉन्ड के। ये उन परमाणुओं के लिए है जो रासायनिक तौर पर एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि नोबल गैसें। तो इन सबको एक साथ रखें तो कहानी ये बनती है, वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा है जैसे दो अजनबी, फिर आता है मेटालिक रेडियस जैसे दो पड़ोसी, और सबसे छोटा होता है कोवैलेंट रेडियस जैसे दो पक्के दोस्त। अब जब हमने ये सीख लिया है कि इन्हें मापना कैसे है, तो चलिए खजाने का नक्शा खोलते हैं, यानी हमारी अपनी पीरियोडिक टेबल। हम देखेंगे कि परमाणुओं का आकार यूं ही कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसमें एक बहुत ही खूबसूरत और छिपा हुआ पैटर्न है। पहला पैटर्न तो भाई बहुत ही सीधा और सिंपल है। जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, एक नया इलेक्ट्रॉन शेल यानी एक नई परत जुड़ जाती है। ये बिल्कुल एक प्याज में एक और परत जोड़ने जैसा है, जिससे परमाणु का बड़ा होना तो तय है,
आप तैयार हो जाइए एक ट्विस्ट के लिए। जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु बड़े होने के बजाय छोटे हो जाते हैं। है ना अजीब बात? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाभिक ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है और वो अपने इलेक्ट्रॉनों को और भी कसकर अपनी ओर खींचता है, बिल्कुल एक मजबूत चुंबक की तरह। तो चलिए अब इस पहेली के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं और इस मजेदार ट्रेंड के पीछे के क्यों को समझने के लिए परमाणु के अंदर चल रही शक्तियों की इस जबरदस्त रस्साकशी को समझते हैं। कल्पना कीजिए, परमाणु के केंद्र में एक शक्तिशाली चुंबक है, यानी नाभिक, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन बाहरी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में कुछ अंदरूनी इलेक्ट्रॉन भी हैं, जो बाहरी इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर धकेलते हैं, मानो कह रहे हों पीछे हटो। ये खींचने और धकेलने की एक लगातार लड़ाई है। तो होता क्या है? जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक की खींचने की शक्ति यानी प्रोटॉन तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो धकेलने वाले अंदरूनी इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने ही रहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि खींचने वाली टीम ज्यादा ताकतवर हो जाती है और जीत जाती है और पूरा का पूरा परमाणु सिकुड़कर छोटा हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। पीरियड 2 में बोरॉन से फ्लोरीन तक जाते हुए हर एक कदम पर परमाणु का आकार लगभग 10% सिकुड़ जाता है। ये इतना बड़ा बदलाव है जैसे किसी चीज की कीमत हर अगली दुकान पर 10% कम होती जाए। ये विज्ञान का एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद नियम है। तो देखिए, ये सब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। परमाणु का आकार ही ये तय करता है कि कोई तत्व कैसा बर्ताव करेगा, क्या वो रिएक्शन करेगा, क्या वो बॉन्ड बनाएगा और हमारी दुनिया को कैसे आकार देगा। तो अगली बार जब कोई अपने आसपास की दुनिया को देखे तो ये सोचे कि कैसे इन नन्हे नन्हे परमाणुओं का आकार ही असल में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है।